जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 लेक्चर 35 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में आपको होम असाइनमेंट जो दी गई थी 4 केस स्टडीज़, इनको डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले बताइए कितने स्टूडेंट्स ने चारों क्वेश्चन या 3 क्वेश्चंस किए हैं? शाबाश। चलिए वन बाय वन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताइए मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको केस स्टडी कौन सी लगी? सिटी मोटर्स वाली। चलिए आइए इसी को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फिर इसके बाद इंशाल्लाह दूसरी केस स्टडीज़ को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब कभी टेबल आता है ना आपके सामने मैनेजेरियल पोर्शन के अंदर, अक्सर कई केस स्टडी में टेबल वो आपको प्रेजेंट करता है, ये तो आपको पता चल गया होगा। पहला चीज़ जो जहन में आती है और जो कि गलत है वो क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। याद रखिए ये काउंटिंग का पेपर नहीं है। टेबल का मतलब सिर्फ ये है कि आपने इस टेबल को इंटरप्रेट करना है, एक कैलकुलेशन भी नहीं करनी। अगर करनी भी होगी बेसिक कैलकुलेशन होगी, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, बस इक्का दुक्का। तो टेबल की बेस पे अगर टेबल आ जाए तो आपके जहन में क्या बात आए कि हमने कोई डिटेल कम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं करनी, हमने सिर्फ उस टेबल को इंटरप्रेट करना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। इक्का दुक्का दफा जैसे वो ग्रोथ रेट है उसमें परसेंटेज कैलकुलेट करना हो सकती है, वो भी आपको होता है बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। याद है ना आपको वो कल परसों जो केस स्टडी की थी उसमें भी डिटेल टेबल दिया हुआ था, वो देख के लगता था पता नहीं क्या रॉकेट साइंस से 10 साल का डाटा दे दिया था, लेकिन उसमें हमारे काम की चीज़ क्या थी? सिर्फ 2 साल, और उसमें भी हमने सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी, कुछ नहीं। तो टेबल क्या हमें केस स्टडी में दे सकता है मैनेजेरियल की केस स्टडी में? तो इसका क्या ये मतलब है कि वो मैनेजेरियल का और फाइनेंस का कोई कंबाइंड क्वेश्चन बन गया है? नहीं नहीं, इसका मतलब क्या है, सिर्फ आपने उस टेबल को इंटरप्रेट करना है, कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड नहीं है डिटेल। तो इसमें भी आपके जहन में पहली बात यही होगी, शायद ये भी एक रीजन हो, देखे ना एकदम बंदा परेशान हो जाए, इतना कम्प्लेक्स टेबल पता नहीं क्या करना है। कुछ नहीं करना, सिर्फ समझना है, इसको इंटरप्रेट करना। रिक्वायरमेंट में कह रहा है एनालाइज द ट्रेंड इन सेल्स वॉल्यूम प्रेजेंटेड इन द टेबल। कह रहा है ट्रेंड एनालिसिस करो। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या? सिर्फ ये बताओ क्या चीज इंक्रीज हो रही है, क्या चीज डिक्रीज हो रही है, बस। और किस वजह से इंक्रीज हो रही है, किस वजह से डिक्रीज हो रही है, बस। क्या करना है? सिर्फ टेबल देख। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या है? इंक्रीज हो रही है, क्या चीज डिक्रीज हो रही है, और किस वजह से हो रही है, बस। कुछ नहीं चाहिए और। Also suggest possible reason for such a trend, यानी ट्रेंड का मतलब क्या? बताओ क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है। और also suggest possible reason for such trend का मतलब क्या है? तो किस वजह से इंक्रीज हो रहा है, किस वजह से डिक्रीज हो रहा है। चलिए, जैसे वो लॉ ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे ना आप, उसमें वो टेबल बनता था उसका डिमांड का, प्राइस कुछ नंबर प्राइस वाली साइड पे होते थे और कुछ डिमांड वाली साइड पे। आपने उसको इंटरप्रेट करना होता था कैसे कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी, डिमांड, ये वही चीज़ है। इकोनॉमिक्स में कोई डिटेल कैलकुलेशन तो नहीं करते थे, यहाँ पे भी सेम। एनालाइज द गैप्स प्रेजेंट इन कार वेरिएंट्स। कह रहा है कार वेरिएंट्स में जो गैप है वो बताइए क्या है। आल्सो रिकमेंड ए न्यू वेरिएंट्स दैट सीएम शुड इंट्रोड्यूस इन द मार्केट इन 22। जब कभी गैप की बात करता है मार्केट में, प्रोडक्ट गैप आ गया कोई, तो क्या पूछ रहा है आपने? स्ट्रेटजिक गैप का कंसेप्ट है। किस किस कंसेप्ट से रिलेट करता है ये? स्ट्रेटजिक गैप। स्ट्रेटजिक ग्रुपिंग पढ़ी थी ना हमने, स्ट्रेटजिक ग्रुप का कंसेप्ट याद है? हाँ जी। तो गैप का मतलब क्या होता है? मार्केट में गैप तलाश करें, आपने गैप तलाश करना है। लेकिन हमें तो गैप ग्राफ में तलाश करना आता है कि ग्राफ हो सामने, वहां पे ये स्ट्रेटजिक ग्रुप है, ये ग्रुप है, तो उसमें गैप ढूंढना आता है। ये टेबल में से भी क्या गैप हम ढूंढ सकते हैं? यस, बड़ी आसानी से। तो दो काम। पार्ट ए में क्या पूछ रहा है मुझे बताओ? ट्रेंड एनालिसिस क्या है? ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या होता है? बताओ क्या चीज इंक्रीज हो रही है, क्या डिक्रीज हो रही है, और दूसरे नंबर पे रीजन बताओ उसकी। पार्ट टू में क्या पूछ रहा है? बी में स्ट्रेट गैप बताओ। चलिए, अच्छा, ये छोटी सी केस स्टडी उसने जो बनाई है वो बेसिकली व्हीकल इंडस्ट्री, कार इंडस्ट्री पे बनाई है। आपको पता है गाड़ियों को हम क्लासिफाई कर सकते, सबसे बड़ा जो क्लासिफिकेशन का सोर्स होता है, एक तो ना जैसे लग्जरी कार है फॉर एग्जांपल, बड़ा जो क्लासिफिकेशन है गाड़ी के अंदर सब बड़ी चीज है सबसे, जिसकी वजह से एक मॉडल को दूसरे से डिफरेंशिएट किया जाता है, वो क्या चीज है भला? उसका इंजन। उसका इंजन जो कैपेसिटी होती है, ठीक। जो छोटी गाड़ी होती है उसका इंजन होता है नॉर्मली 600 सीसी, 660 सीसी, ये रेंज होती है। तो जो बड़ी गाड़ी होती है 1600 सीसी, 2000 सीसी, इससे भी ज्यादा जाती है अमूमी तौर पे ये रेंज। तो जो नहीं, ये एक प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, व्हीकल डिफरेंट वेरिएंट। जब फीचर चेंज होता है ना तो वो डिफरेंट वेरिएंट्स आ जाते हैं।
ठीक है, वो एक शैम्पू जो होता है क्लासिक एग्जांपल, वो क्या होता है, बाल लंबे करने के लिए। एक शैम्पू होता है बाल जो है वो गिरते बाल रोकने के लिए, एक होता है वो खुश्की सिकरी खात्मे के लिए। ये क्या डिफरेंट प्रोडक्ट्स है क्या? एक प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। मार्केट में बाय तो डिफरेंट होते हैं जी हाँ, वो जाहिर है हर वेरिएंट का डिफरेंट बायर होगा उसके लिहाज से, ठीक है। सब्स्टिट्यूट नहीं, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हमने देखे, हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन करते हैं, नहीं आपने सब्स्टिट्यूट ये नहीं देखना हमारी प्रोडक्ट है, हमारी प्रोडक्ट बी का सब्स्टिट्यूट है कि नहीं। इकोनॉमिक्स बोलेगी है, इकोनॉमिक्स बोलेगी एक शैम्पू दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, क्या कंपनी कहे कि ये मेरी प्रोडक्ट है यही सब्स्टिट्यूट है? नहीं, कंपनी के लिए तो सेम प्रोडक्ट है, ठीक है। कंपनी के लिए वो उसको सब्स्टिट्यूट या वो थ्रेट सब्स्टिट्यूट गुड की तरफ नहीं लेके जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते। रिक्वायरमेंट समझ आ गई, क्योंकि आपको पता है फाइनेंस की केस स्टडी में सबसे अहम चीज क्या है, रिक्वायरमेंट को समझना। रिक्वायरमेंट के साथ आप कंफर्टेबल हो गए, क्वेश्चन फिर कुछ नहीं कहता आपको। सिटी मोटर स्पेशलाइजेज इन मेकिंग 660 सीसी, ये उसने उसके इंजन की पावर बताई है, एंड 1300 सीसी हैशबैक कार। हैशबैक कार्स क्या होती है? ये कार की टाइप है, वो जो पीछे उसके डिक्की होती है, आपने देखा होगा कुछ गाड़ी ऐसी होती है जिनके सामान रखने के लिए जगह ज्यादा होती है। CM differentiates its car variants with 2 feature। CM ने डिफरेंशिएशन की है 2 फीचर की बेस पे, किस? इको मोड एंड हाईटेक पैकेज। इन 2 बेसिस पे उसने क्लासिफिकेशन किया, इको मोड हाईटेक, ये ध्यान में रखिएगा। ये डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं हम, अपनी प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं हम? यानी डिफरेंट मार्केट को टारगेट करने के लिए, डिफरेंट मार्केट सेगमेंट को अप्रोच करने के लिए। इको मोड फीचर मैक्सिमाइजेस फ्यूल एफिशिएंसी इन द कार, whereas high tech package is used to equip the car with state of art navigation and stereo system। भाई दोस्त, एक इकोसिस्टम आ गया हमारे पास। इको मोड जो फ्यूल एफिशिएंसी को फोकस कर रहा है, और हाई टेक पैकेज किसको फोकस कर रहा है? स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट सिस्टम उसके अंदर लगा हुआ, यानी टेक्नोलॉजी बेस्ड। Presented in the table below is the sales volume for each of the car variants currently in the market। ये सेल्स टेबल है, 2017 से ऑनवर्ड जा रहा है, 17, 18, 19, 20, 21। अब इस टेबल को आप इंटरप्रेट करें, समझे ये क्या बता रहा है। सबसे पहले आपके जो 2 मेन मॉडल हैं वो बता रहा है 660 सीसी, 1300 सीसी। फिर इसके बाद बता रहा है कार वेरिएंट, यानी इसका हमने इसके अंदर 3 वेरिएंट लॉन्च किए हुए हैं। 660 जो सीसी गाड़ी है, इस इंजन की गाड़ी, जैसे होता है डिफरेंट कलर होते हैं, वो वेरिएंट हो गया। भाई वेरिएंट किसी भी बेस पे बना सकते हैं। कार A1, A2, A3 ये नाम रखे हैं हमने इन वेरिएंट्स के। A1 में क्या है भला बताएं? इको मोड है, मौजूद है, हाईटेक पैकेज भी मौजूद है, ये टेबल समझे। A2 में क्या है? इको मोड है, हाईटेक नहीं है। A3 में क्या है? दोनों ही नहीं है। पहले तो बताएं, यहीं से आपको कोई गैप नजर आ रहा है? स्ट्रेटेजिक स्पेस, क्या गैप नजर आ रहा है? हाँ, एक मोड नहीं है जिसमें इको मोड ना हो एक वेरिएंट में, और हाईटेक हो। भी समझ रहे हैं? गैप नजर आया आपको? दोनों यस, दोनों नो। इको यस, हाईटेक नो। तो यहां पे दूसरा कौन सा होना चाहिए? हाईटेक यस, इको नो। एक तो ये इस 660 की मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजिक गैप ये है, बताएं समझ आता है? ओके। 1300 सीसी का एनालिसिस करें। B1, B2, B3 इको मोड है, टेक है। इको मोड नो, हाईटेक यस। B3 इको मोड भी नहीं है, हाईटेक। बताएं इसमें कोई गैप है क्या? हाँ, इको मोड यस, हाईटेक नो। तो एक स्ट्रेटेजिक स्पेस 660 सीसी में है, दूसरी स्ट्रेटेजिक स्पेस 1300 सीसी में। अच्छा मुझे बताइए, आपने अभी जो नॉलेज पढ़ा स्ट्रेटेजिक स्पेस का, स्ट्रेटेजिक गैप का, याद है ना आपको? उसको सामने रखते हुए मुझे बताएं, स्ट्रेटेजिक स्पेस या स्ट्रेटेजिक गैप आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अगला डिसीजन आपसे क्या करवाएगा? इसको टारगेट करना चाहिए कि नहीं। शाबाश,
ख्याल जजमेंट हमारी ये है, आगे देखता है कि वो क्या कहता है। पॉइंट समझ रहे हैं? टेबल यहां तक समझ आया आपको जो मैंने समझाया यहां तक? ये ओके। लेकिन देखिए टेबल जरूरी नहीं कि वो इसी तरह का टेबल दे, कोई भी टेबल दे सकता है। रूल क्या है? टेबल देख के पहली चीज आपने अपने आप को क्या बतानी है, इससे क्वेश्चन मुश्किल नहीं हुआ क्योंकि हमने कम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी नहीं इसमें, हमने सिर्फ क्या करना है, इसको इंटरप्रेट करना। फिर इसके बाद कह रहा है सीएम इज लुकिंग टू ब्रिंग अनदर कार वेरिएंट दैट सर्व द गैप ऑफ इको मोड एंड हाईटेक पैकेज वेरिएशन। वो कह रहा है एक न्यू प्रोडक्ट लाना चाह रहे हैं वेरिएंट जो कि इस गैप को फिल करे। वही बात होगी गैप फिल करने वाली। पहली रिक्वायरमेंट में कह रहा है ट्रेंड एनालिसिस करें। ट्रेंड एनालिसिस आ रहा है, ट्रेंड एनालिसिस कहते हैं किसको है? देखना पिछले कई सालों को सामने रखते हुए कि क्या चीज ट्रेंड में है। ट्रेंड में किसको बोलते हैं? जो चीज बढ़ रही हो, इंक्रीज हो रही। प्राइस 20, सेल्स वॉल्यूम क्या है? 9, A1 का 11, 13, 19, 25। बताइए क्या है? इंक्रीज हो रहा है। आप सिंपल लिखेंगे 600 सीसी मेन हेडिंग दे देंगे, उसके नीचे छोटी सब हेडिंग A1 और क्या लिखेंगे? सेल्स ऑफ दिस वेरिएंट इज इंक्रीजिंग विच शोज। क्या रीजन भी बताएंगे कि नहीं? हाँ, क्योंकि उसने पूछा आल्सो सजेस्ट पॉसिबल रीजन। ये अभी आपने सिर्फ इसका आंसर किया यहां तक। जब आपने ये वाली लाइन लिखी कि सेल्स ऑफ A1 इज इंक्रीजिंग, तो आपने किसका आंसर दिया? ए के पहली वाली रिक्वायरमेंट। और दूसरी वाली रिक्वायरमेंट क्या है? आल्सो सजेस्ट पॉसिबल। तो बताएं रीजन क्या है? हाँ, इट मींस कंज्यूमर आर प्रेफरिंग या कंज्यूमर आर बाइंग eco mode as well as high tech package, hybrid variant, consumer like hybrid variants। ये उसको बताएंगे, यानी जिसमें दोनों पॉसिबल शामिल, इको मोड भी है, हाइब्रिड भी है। डन जी? ओके। नेक्स्ट A2, इसका ट्रेंड एनालिसिस करें, बताइए और रीजन बताएं। इको मोड। तो अब मेरा एनालिसिस मजीद रिफाइन हो गया। वो क्या हो गया कि कस्टमर्स इको मोड और हाईटेक पैकेज कंबाइंड दोनों की हाइब्रिड मॉडल सेल हो रहा है, लेकिन असल में इस सेल की बड़ी रीजन क्या है? इको मोड, हाईटेक की। अब मैं इसके बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हाईटेक के निस्बत कंज्यूमर इको मोड को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बताइए क्या इंटरप्रिटेशन मेरी ठीक है? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो पहले पे हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि दोनों को कंज्यूमर प्रेफर कर रहा है। इसके बाद किस नतीजे पे पहुंचे? फिर A3, इसमें क्या है जी? सेल्स जो है पहले बढ़ी, उसके बाद स्टैग्नेंट हो गई। इसका मतलब ये है कि जब हमारे वेरिएंट्स में इको मोड नहीं है, हाईटेक नहीं है, तो कंज्यूमर बाय तो कर रहे हैं, लेकिन वो मार्केट मैच्योर है, इंक्रीज नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं है इसमें। कंज्यूमर बेसिक प्रोडक्ट, यानी कुछ हमारे ऐसे कंज्यूमर है जो हमारी बेसिक प्रोडक्ट जिसमें कोई वेरिएंट ऐड नहीं किया हमने, उसको बाय तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं है। डन जी? चले, ये आपको ट्रेंड एनालिसिस समझ आ गया, उसकी रीजन भी समझ आ गई। चले एक सवाल मैं आपसे पूछना जो उसने नहीं पूछा। अगर इनमें से किसी एक वेरिएंट में आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो, किस में करेंगे? A2 में। शाबाश। क्यों भला? क्योंकि वो वेरिएंट सबसे। डन? रिपीट एनालिसिस करना है अब आपने 1300 से। अब की बार आप करेंगे। B1 बताइए, ट्रेंड एनालिसिस करें, क्या है? सेल्स इंक्रीज, और यहां से शुरू करना है, प्राइस है। सेल्स इंक्रीज हो रही है जी? ओके, तो इसका मतलब रीजन क्या है इसकी? कस्टमर इको मोड हाईटेक पैकेज को लाइक कर रहे हैं, कंबाइन। B2 ट्रेंड एनालिसिस करें, क्या सेल्स बढ़ रही है? सेल्स नहीं बढ़ रही, सेल्स स्टैग्नेंट है। ठीक है,
तो ये मेच्योर सेगमेंट को इंडिकेट कर रहा है। इसका बल्कि डिक्लाइन एंड में जाके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल डिक्लाइन है। बल्कि इसका मतलब क्या हुआ कि 1300 सीसी यानी बड़ी गाड़ी में कस्टमर हाई टेक पैकेज को लाइक नहीं कर रहा। कस्टमर फ्यूल एफिशिएंसी को, इको मोड को ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, ज्यादा लाइक करता है। यानी 660 सीसी में भी इस नतीजे पे पहुंचे क्या, कस्टमर इको मोड को ज्यादा पसंद करता है। 1300 सीसी में भी इसी नतीजे पे पहुंचे क्या, मोड को कस्टमर ज्यादा पसंद करता है। ये कंक्लूजन समझ आ रहा है ना? सिर्फ दो चीजें बतानी है आपने हर एक एनालिसिस में। पहला इंक्रीज के डिक्रीज, दूसरा पॉसिबल रीजन क्या है। इंक्रीज डिक्रीज यहां से मिलेगा, पॉसिबल रीजन आपको यहां से मिलेगी। ठीक है, उसे प्राइस से भी रिलेट कर सकते हैं कि प्राइस हाई है, इस वजह से शायद कंज्यूमर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कंज्यूमर को लग रहा है कि ये प्राइस हाई है। लेकिन वो हम अगर सजेशन पूछता तो हम उस वक्त प्राइस वाला हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट होता। हम जब वो सजेशन हमसे पूछता क्या जो सेल नहीं हो रही होती, हम क्या कहते हैं, इसकी प्राइस को रिड्यूस कर दो। फिलहाल इसमें रिक्वायरमेंट के लिहाज से प्राइस इरेलीवेंट लग रहा है मुझे। B2 में, अच्छा B2 हो गया। B3 क्या है, स्टैग्नेंट से, उसमें कोई इंक्रीज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगेन सेम एनालिसिस जो हमने A3 का किया था वही B3 का भी है। वो क्या है कि ये हमारी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, मार्केट में इसकी डिमांड मौजूद है, लेकिन सिर्फ अप टू सर्टेन लेवल, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। इसमें बताइए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती, कहाँ करते इन्वेस्टमेंट, B1 में। लेकिन वो कह रहा है मेरा फैसला ये नहीं है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में से किसको इनहेंस करना है, ये फैसला नहीं है। फैसला क्या है, न्यू प्रोडक्ट्स में से मुझे बताइए मैं किसको फोकस करूं। CM इज लुकिंग टू ब्रिंग अनदर कार वेरिएंट, एग्जिस्टिंग कार वेरिएंट में से सजेशन नहीं पूछी, अनदर। तो अब पार्ट बी की तरफ चले, एनालाइज द गैप्स प्रेजेंट इन कार वेरिएंट्स। बताइए दो गैप आ गए। पहला गैप आपने आइडेंटिफाई किया कौन सा, इको नो हाईटेक यस, और दूसरा किया इको यस हाईटेक नो। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, एनालाइज द गैप्स प्रेजेंट। ठीक है जी। फिर कह रहा है आल्सो रिकमेंड ए न्यू वेरिएंट दैट CM शुड इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। वो कह रहा है एक वेरिएंट मुझे बताओ, ए न्यू वेरिएंट जो इंट्रोड्यूस करना। हमारे पास तो दो स्ट्रेटजिक गैप है, किसको, इको मोड यस होगा, यानी हमें दो स्पेसेस हैं मार्केट में, एक इको मोड यस, दूसरा इको मोड नो। अब बताइए ये मार्केट का एनालिसिस कर लिया आपने, ये इको मोड को रिस्पॉन्ड करती है या कि हाईटेक को, इको मोड को। इसीलिए हम दोनों में से किसको सेलेक्ट करेंगे, इको मोड को। ये हमारा ये क्वेश्चन था, क्लियर। देखिए इसने बेसिक चीजें पूछी हैं, कोई उसने एडवांस आपसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या कैलकुलेशन नहीं मांगी, लेकिन चलना सिस्टमेटिकली है, इसको इंटरप्रेट करना आ गया, यही काम था। कोई क्वेश्चन इसमें, डन। तो मुझे बताइए आइंदा जब कभी मैनेजेरियल की केस स्टडी के अंदर टेबल आएगा तो आपने अपने आप को क्या बताना है, कैसे केस स्टडी मुश्किल नहीं हुई। क्यों मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि हमने कोई कैलकुलेशन डिटेल करनी ही नहीं है, हमने सिर्फ क्या करना है, एनालिसिस करना है। अगर कभी कैलकुलेशन हुई भी ना, वो सिंपल, वो मल्टीप्लिकेशन की ग्रोथ रेट जैसे होगा, कोई ऐड लेस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं होती। डन। चलिए इसके बाद बताएं, ये दूसरे नंबर में कौन सा क्वेश्चन, 13 हाँ 13, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं था, नहीं असल में होता पता है क्या है, मैं जब घर जाता हूँ, मतलब क्लासेस के बाद मैं देख लेता हूँ उसमें कि क्या असाइनमेंट में कोई जो मैंने आगे पढ़ाना है उसको सामने रखते हुए क्या कोई मजीद क्वेश्चन ऐड या लेस करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगा 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करेंगे तो टाइम, मतलब क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी। मैंने चौथा भी ऐड कर दिया, तो कोई मसला नहीं। अगर एडिड हो ना, जो क्लास में आपके नहीं है, एडिड हो तो वो फिर अगर आप नहीं भी करते, वो ऑफिशियल नहीं, वो आपके लिए ऑप्शनल है, रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड कर लिया तो अच्छी बात है, वरना नहीं। कंपलसरी वही है जो क्लास में असाइनमेंट दी। क्लास के अलावा अगर आपने कर लिया तो गुड,
नहीं किया तो कोई टेंशन की बात नहीं। डन जी, स्टार्ट करें इसको जी। ये जल्दी वाला मसला भाई हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से करेंगे, ठीक है इसको, ठीक है। वैसे अगर आपको असाइनमेंट नहीं पहुंचती या लेट पहुंचती है तो याद रखें जो असाइनमेंट क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है ना वो प्रीवेल करेगी, क्योंकि ऐसा कम होता है कि हम कोई ना कोई उसमें रिवीजन करें, ठीक है। तो अगर कोई रिवीजन नहीं है तो आप उसी असाइनमेंट के जिम्मेदार हैं जो क्लास में डिस्ट्रीब्यूट की गई। रिकमेंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू SAS फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग 4 P's ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। देखा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी पूछ रहा है, और मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या बताया था इंटरनेशनली, मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, सिर्फ प्रमोशन या 3 मजीद चीजें भी। लेकिन ICAP जब पूछता है तो वो मार्केटिंग और प्रमोशन को इंटरचेंजेबली यूज करता है। तो अगर खुद से ICAP स्पेसिफाई ना करे तो आप मार्केटिंग का मतलब क्या लेंगे, सिर्फ प्रमोशन। लेकिन यहाँ पे उसने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई मुझे प्रोडक्ट को ये स्ट्रेटजी बताओ चारों, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ये अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस कि मार्केट में आपको पता है 2 तरह की बड़ी प्रोडक्ट्स होती हैं। एक सस्ती वाली प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी देख ले अमूमी तौर पे, उसने मार्केट को कैप्चर करना होता है ना, तो वो जो ऐसे जो हाई प्राइस पे कर सकता है मार्केट में कंज्यूमर, उसको भी टारगेट करती है कंपनी, और जो लो प्राइस पे कर सकता है उसको भी टारगेट करती है। तो अमूमी तौर पे कंपनी अपने 2 वेरिएंट्स लॉन्च करती है तकरीबन लगभग हर कंपनी। एक होता है प्रीमियम और एक होता है स्टैंडर्ड या इकोनॉमिक। उसने आपको बताया या इवन अगर एक भी आपकी प्रोडक्ट है, एक भी प्रोडक्ट है, वो या तो प्रीमियम होगी मार्केट में या स्टैंडर्ड होगी, आपको दोनों की स्ट्रेटजीज बता रहा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको जरूर आप खुद से भी देखिएगा, दोबारा रिवाइज कीजिएगा, समझिएगा। इसमें इसने क्या बताया, मार्केट में जो आपकी हाई प्रीमियम प्रोडक्ट है उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज आपकी होनी चाहिए वो भी सिखाई है, और अगर मार्केट में बेसिक प्रोडक्ट को आप कर रहे हैं उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए वो भी आपको सिखाई। हाँ, दोनों नहीं, उसने स्पेसिफिक बताया दोनों प्रोडक्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। 4 P's ऑफ द मार्केटिंग स्ट्रेटजी बतानी है तो 2 प्रोडक्ट्स का जिक्र किया है, हमने दोनों की बतानी है लगभग। जैसे आपने बताया था क्लास में इंट्रोडक्शन और हर स्टेज के ऊपर अलग-अलग, बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे हम डिस्कस करते हैं इसको। रिवाज ग्रुप इज इंटेंडिंग टू इंट्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट लाइन का वर्ड अंडरलाइन कर, ये अहम लफ्ज है, इसको आप कोशिश करें यूज किया करें डेली लाइफ में। प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या है, या इसको प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी कहते हैं बाज़ औक़ात। एक कंपनी जितनी भी प्रोडक्ट सेल कर रही है उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट लाइन या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ठीक है। जैसे इस कॉलेज की प्रोडक्ट लाइन क्या है, प्रोडक्ट लाइन है CA और ACCA, और फिर इसके बाद CA में PRC, CAF और CFAP, तो ये प्रोडक्ट लाइन कहलाती है। अंडर द ब्रांड नेम सुपर एथलीट स्पोर्ट्सवेयर SAS that would manufacture and market sportswear such as shoes, apparels and related accessories. SAS would offer 2 variants of sportswear. Premium variant with unique feature targeting high-end customer. High-end customer किसको कह रहा है, जो हाई प्राइस पे कर रहा है, and economy variants with basic feature targeting middle and low income customers. 2 प्रोडक्ट समझ आ गई आपको। चलिए नेक्स्ट कह रहा है स्पोर्ट्सवेयर वुड बी ऑफर्ड थ्रू SAS डेडिकेटेड आउटलेट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स हु वुड सप्लाई टू द मेजर रिटेल चेन एंड SAS ऑफिशियल वेबसाइट। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन उसे देनी नहीं चाहिए थी, ये इंफॉर्मेशन उसे हमसे मांगनी चाहिए थी कि ये प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करेगा, ठीक है। लेकिन मेन आइडिया देखें, 2 प्रोडक्ट्स हैं, हमने उनके बारे में पूरा मार्केटिंग प्लान बनाना है। पहला सवाल मेरा और अहम, क्या दोनों प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग प्लान सेम होगा, नहीं, डिफरेंट होगा। भाई जो प्रीमियम प्रोडक्ट है उसको हम डिफरेंट वे में मार्केट करते हैं, और जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है उसे डिफरेंट वे में मार्केट करते हैं। डन। अब आपने अपनी कॉमन सेंस अप्लाई करनी है। कॉमन सेंस कौन सी, जो मैनेजमेंट में सीखी है। ये नहीं सोचना कि ये कंसेप्ट हमने कहाँ सीखा था, ठीक है। ये बेसिकली डिफरेंट स्ट्रेटजीज को सामने, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझ लीजिए कि उस पर बेस कर रहा है हमारा ये कंसेप्ट। तो बताइए कि प्रोडक्ट, पहले
क्या, अब हमारे पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन तो ये है कि हेडिंग बनाएं प्रोडक्ट की, उसके नीचे दोनों को डिस्कस कर दें कि हाई प्रीमियम की स्ट्रेटजी ये होगी और इकोनॉमी की स्ट्रेटजी ये होगी। प्राइस की हेडिंग लिखें, नीचे प्रीमियम को डिस्कस करें, इकोनॉमी को। एक ये तरीका का। दूसरा तरीकाकार क्या है कि प्रीमियम की हेडिंग लिखें, उसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन डिस्कस करते हैं। फिर इकोनॉमी प्रोडक्ट की हेडिंग लिखें और उसके नीचे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस। कैसे चलना चाहते हैं, जैसे आप दोनों एक्सेप्टेबल है, जैसे वेरिएंट वाइज चले। ओके चलिए, पहले प्रीमियम वेरिएंट आ गया, प्रीमियम वेरिएंट की हेडिंग आ गई। प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट में क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? फोकस किसको करेंगे? क्वालिटी पे फोकस करेंगे, फीचर्स ऐड करने पे फोकस करेंगे, प्रीमियम फीचर्स। ठीक है जी। डिजाइन पे फोकस करेंगे उसके, क्योंकि जो लोग पैसे खर्च करेंगे वो डिजाइन के बारे में भी कंसर्न होते हैं। क्लियर? प्राइस बताइए क्या होगी? हाई होनी चाहिए। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं भला? मार्केट, ये स्कीमिंग या मार्केट पेनिट्रेशन? स्कीमिंग प्राइसिंग होनी चाहिए। स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब क्या है? स्कीम का मतलब क्या है? मार्केट की मक्खन मलाई जो है वो कैप्चर करेंगे, हर एक को सेल नहीं करेंगे, सिर्फ उन लोगों को सेल करेंगे हाई प्राइस पे कर सकते हैं। प्लेस क्या होगी बताइए, किस प्लेस पे आप इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे? बताइए, प्रैक्टिकली सोचें। आउटलेट्स, कौन सी आउटलेट्स? जगह जगह खुले हैं जो? नहीं, प्रीमियम ले, बड़े बड़े माल। शाबाश। गली मोहल्ले की जो दुकानें वहां पे अवेलेबल नहीं करेंगे? नहीं करना हमने वहां। सेलेक्टेड प्लेसेस पे जो कि ब्रांड हो गए, बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजा। ऑनलाइन भी सेल करेंगे, शाबाश, बिल्कुल। वेबसाइट के जरिए से भी सेल करेंगे। ठीक है। होम डिलीवरी भी ऑफर करना पड़ी वेबसाइट पे ऐसी प्रोडक्ट्स के लिए तो करेंगे, क्योंकि ऐसी प्रोडक्ट्स में चूंकि मार्जिन हाई है तो घर में डिलीवरी करने में भी कोई मसला नहीं, खर्चा पूरा हो जाएगा। समझ आ रही है? प्लेस को कैसे डिस्कस। प्रमोशन क्या करेंगे? प्रमोशन बताइए। हाई होगी आपके ख्याल में? हाई इनकम वाला जो कंज्यूमर होता है नॉर्मली वो प्रमोशन को रिस्पॉन्ड करता है कि लो इनकम वाला? जब हम ज्यादा प्राइस कस्टमर से हासिल करना चाहते हैं तो उसका माइंडसेट बनाना पड़ेगा। देखिए, एडवर्टाइजमेंट करेंगे दोनों में, मैं ये नहीं कह रहा कि एक में करेंगे एक में नहीं करेंगे। तरीकाकार क्या होगा एडवर्टाइजमेंट का, मैं वो डिस्कस कर रहा हूं। जब हम हाई प्रीमियम प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करेंगे, फोकस किसके ऊपर होगा? वैल्यूज के ऊपर, कि इस प्रोडक्ट से क्या वैल्यू ड्राइव हो रही है। यूनिक फीचर्स पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्वालिटी को डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजमेंट के अंदर। ठीक है जी। और किस किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं हम? नेशनल प्लेयर्स को एम्बेसडर बना सकते हैं। नेशनल प्लेयर्स जो है बिल्कुल उनको एम्बेसडर बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात। और हाँ, टॉक शो में क्या करेंगे? पॉडकास्ट वगैरह, स्पॉन्सरशिप, या ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो यूट्यूब वगैरह के इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इनके जरिए से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। किसके? हाँ, जो बड़े बड़े मार्केट में जो जैसे उन्होंने बोला नेशनल प्लेयर्स हैं या और पर्सनालिटीज हैं, ठीक है, जो फेमस है, उनके जरिए से एडवर्टाइजमेंट करें। इसका प्रोडक्ट में, इसके हमने प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर करनी है तो इसके फीचर्स क्या होंगे प्रोडक्ट में, ये डिस्कस करना है। तो हमने इसके जो एडवांस फीचर या यूनिक फीचर्स हैं इसमें वो ऐड करेंगे, प्रीमियम फीचर्स। अच्छा, ये तो हो गई हमारी स्ट्रेटजीज प्रीमियम प्रोडक्ट की। अब स्टैंडर्ड इकोनॉमी प्रोडक्ट की तरफ आ जाए। उसमें प्रोडक्ट क्या होगा? उसमें क्वालिटी लो ना लिखिएगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रोडक्ट होगी जिसमें बेसिक फीचर्स एडेड होंगे, लेकिन हमने उसमें एडवांस फीचर, प्रीमियम फीचर, यूनिक फीचर्स ऐड नहीं करने, क्योंकि यहाँ पे हमारा फोकस क्या होगा इकोनॉमी प्रोडक्ट में? कॉस्ट को मिनिमाइज रखना, प्राइस को मिनिमम रखना। तो हमें जाहिर है उसके लिए फीचर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो प्रीमियम प्रोडक्ट होती है उसमें प्राइस लिमिटेशन नहीं होती,
उसमें आप फीचर्स ऐड करके प्राइस बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट होगी हमारी बेसिक एसेंशियल्स फीचर्स होंगे उसमें, सिर्फ एडवांस यूनिक फीचर्स नहीं होंगे। प्राइस क्या होगी? लो, मार्केट पेनिट्रेशन, लो प्राइस रखनी है ताकि हाई वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स को हम अट्रैक्ट कर सकें। मॉडरेट भी हो सकती है, ठीक है, मॉडरेट भी हो सकती है, हाई नहीं होनी चाहिए बस। हाँ जी, जितना लो कर सके उतना करें, क्योंकि जो इकोनॉमी प्रोडक्ट है ये नॉर्मली इसको ये होती है हमारे मार्केट का जो मिडल और लोअर इनकम सेगमेंट होता है उनके लिए। प्लेस क्या होगे? क्या इसको बड़े मॉल्स में, प्लाजा में हम अवेलेबल करेंगे? नहीं, उसमें अवेलेबल नहीं करेंगे। कहाँ अवेलेबल करेंगे? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो कि लोगों के घरों के करीब हो, ठीक है। और वेबसाइट के जरिए से भी सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट का जो है तरीका वो ऑनलाइन सेल जो है वो हर तरह की प्रोडक्ट के लिए काम करता है, लेकिन ये ज़्यादा जो है यूजफुल हमारी जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए होता है। लेकिन दोनों में हम वेबसाइट के जरिए से सेलिंग कर सकते हैं। प्रमोशन फोकस किस पे होगा? फीचर्स पे नहीं करनी प्रमोशन, क्योंकि इसमें फीचर्स हमने यूनिक रखे हैं प्राइस के जरिए से, और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसमें फीचर्स में जो प्रमोशन करते हुए हम प्राइस एलिमेंट को हाईलाइट करेंगे, कुछ डिस्काउंट भी ऑफर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा प्राइस के साथ ना इंटरलिंक्ड होगा, क्योंकि याद रखें जब प्राइस हम कम रखते हैं ना तो फिर एडवर्टीजमेंट में भी हम इस चीज को हाईलाइट करते हैं कि हमारी प्राइस कम है। एडवर्टीजमेंट में जो डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर करते हैं वो इनडायरेक्टली प्राइस से भी रिलेट करते हैं, क्योंकि डिस्काउंट के जरिए प्राइस कम हो रही है, लेकिन हम उसको प्रमोशन में डील करेंगे। जब एडवर्टीजमेंट में प्राइस कम करने की बात करेंगे तो वो किस कैटेगरी में? प्रमोशन। प्रमोशन में हम जो कस्टमर अवेयरनेस भी फोकस होगा, कन्विंस करना कस्टमर को, और फिर उसके साथ हम डिस्काउंट्स को भी कंसीडर करेंगे प्रमोशन में डिस्कस करना। डन। तो ये एक छोटी सी केस स्टडी थी, लेकिन उसमें आई कि आपने बड़ी अच्छी चीज हमें समझाई, क्या कि अगर आपकी प्रोडक्ट हाईटेक किस्म की हो, प्रीमियम प्रोडक्ट हो, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, और अगर स्टैंडर्ड हो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होगी। मैं एक मशवरा आपको देता हूँ, ये सारी डिस्कशन आपने कर ली, कुछ समझ आ गई, इस क्वेश्चन की पिक्चर लेके चैट जीपीटी पे शेयर करें और उससे इसकी स्ट्रेटजीज मांगे हर कैटेगरी के अंदर। ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं हर क्वेश्चन में आपको ये बात नहीं कहता कि इसको मजीद एक्सप्लोर करें, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है इसलिए इसको मजीद एक्सप्लोर करें, ये आपको अच्छी लर्निंग देगा, जो मैनेजरियल की डिफरेंट जनरली जो मैनेजमेंट का जनरल नॉलेज है उसको बढ़ाने के काम आएगा। डन जी। नेक्स्ट इत्तेहाद वाला क्वेश्चन है, रिजॉर्ट वाला क्वेश्चन है। अब ये टाइम हमारे पास कम है, सैटरडे है ना, थोड़ा सा क्लास भी लेट स्टार्ट हुई, क्या करें स्टार्ट डिस्कशन। इन दोनों में से कौन सा आपको मुश्किल लगता है? कोई भी नहीं? कौन से वाला? अच्छा, ये डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है? इत्तेहाद लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स एनालाइज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड डिवाइस स्ट्रेटजीज फॉर ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट। हाँ, अच्छा, इसमें खास बात है क्या भला, इसमें उसने आपको रिक्वायरमेंट के अंदर टॉपिक नहीं बताया। ये टिपिकल केस C5 वाला, हाँ C5 का था इसलिए नहीं बताया। लेकिन क्या आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से अंदाजा हो गया कौन सा मॉडल अप्लाई करना है? कैसे पता? BCG मैट्रिक्स कैसे पता चला? BCG मैट्रिक्स है, हाँ, मार्केट शेयर बता रहा है, ग्रोथ रेट बता रहा है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। तो ये उसने हमें इंफॉर्मेशन दी 17, 18, 19, 20 मुख्तलिफ सालों की है। हमें तो सिर्फ 2 साल चाहिए। करंट ईयर क्या है, अगला साल क्या है, या करंट ईयर को पिछले साल के साथ कंपेयर कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पिछले क्वेश्चन में ये सीख चुके हैं। ये बेसिकली उसी क्वेश्चन की रिफाइंड शेप है जो हमने कल या परसों किया था। याद है वो कौन सा था? वो जिसमें टेबल था। हाँ जी, हम किस साल में, ये उसने हमें क्या दिया, टेबल को समझे। ईयर है, प्रोडक्ट 1 की सेल, प्रोडक्ट 2 की सेल, प्रोडक्ट 3 की सेल। हमने प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस करना है, एग्रीड, हर प्रोडक्ट का अलग अलग।
तो जरा बताइए प्रोडक्ट 1 में हमारा करंट ईयर क्या है? इन द करंट ईयर या इन 2019 द मार्केट शेयर ऑफ द बिगेस्ट कंपेटिटर फॉर प्रोडक्ट 1 इज 20%, 2 इज 44%, 3 इज 37। ये उसने शेयर बताया बिगेस्ट कंपेटिटर। तो प्रोडक्ट 1 में मुझे बताइए ग्रोथ रेट क्या है? ये सेल है, ये टोटल मार्केट है। तो ग्रोथ रेट हम मार्केट की कैलकुलेट करते हैं या कि अपनी मार्केट की? तो मार्केट की ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट होगी? ये 19 और 20। तो ये ग्रोथ रेट क्या हुई? लो या हाई? लो। कैसे कैलकुलेट की भला आपने? 135 माइनस 133 डिवाइडेड बाय 133। मार्केट ग्रोथ रेट क्या 10% से कम है? लो हो गया। अब मार्केट शेयर बताएं कैसे कैलकुलेट किया? मार्केट शेयर कैलकुलेट किया हमारी सेल डिवाइडेड बाय 133, टोटल मार्केट की सेल। हमारी सेल डिवाइडेड टोटल मार्केट की सेल, ये हमारे पास आ गया मार्केट शेयर। कितने परसेंट आया? 55। जबकि बिगेस्ट कंपेटिटर की क्या है? 20%। हमारा मार्केट शेयर क्या है? हाई है। कौन सी प्रोडक्ट मार्केट शेयर हाई, ग्रोथ रेट लो, कैश का? और स्ट्रेटजी तो आपको याद होगी। सिर्फ टिपिकल स्ट्रेटजी बताएंगे कि जो एक्सटेंडेड स्ट्रेटजी एक्स्ट्रा भी बताएंगे? ग्रोथ रेट में हाँ, तो रिसेंट की सेल कर रहे हैं। 18 और 19 को कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने आपको बताया था। हाँ, असल में फ्यूचर ज्यादा रेलिवेंट होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। इसलिए मैं हमेशा अगर 2019 वो करंट ईयर बोलता है ना कि ये एक्चुअल है, तो उसके बाद 2020 की फिगर को ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि फ्यूचर जो है अगर इंफॉर्मेशन एस्टिमेटेड ही है, लेकिन ये फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है। पास्ट की एक्चुअल से फ्यूचर की एस्टिमेटेड बिजनेस मैनेजर के लिए ज्यादा अहम है। क्यों? क्योंकि उसने डिसीजन फ्यूचर के लिए करना है। पास्ट में मार्केट गिरी हुई थी, फ्यूचर में अप होगी, फैसला किस बेस पे करेंगे? फ्यूचर की बेस पे। पास्ट में मार्केट अच्छी थी, फ्यूचर में डाउन जाने की एक्सपेक्टेशन है, किस बेस पे करेंगे? लेकिन अगर आप पास्ट के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं तो आपका डिसीजन सेम होगा। उसने टेबल बनाया इस तरीके से होता है कि आप चाहे अगले साल की बेस पे कैलकुलेशन करें, चाहे पिछले साल की बेस पे कैलकुलेशन करके देख लें, आजमा के देख लें, तीनों का आजमा के देख लें, सेम आएगा। हाँ, कैलकुलेशन कर ले तो बेहतर है। उनका कहना है कि सर टेबल देख के भी डायरेक्ट अंदाजा हो रहा है, ये आपका पॉइंट है। कैलकुलेशन कर ले तो ज्यादा अच्छा है। बेसिक कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं है बड़ी, सिर्फ परसेंटेज कैलकुलेट करना। नोट जो दिया है उसमें भी नोट में क्या कर? प्रोडक्ट मान इज ए लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोडक्ट दैट हैज बीन कंसिस्टेंटली सेलिंग इन द सेम मार्केट है। कह रहे पुरानी, काफी पुरानी प्रोडक्ट है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन का कोई अहम यूज नहीं है, क्योंकि जो हमें बीसीजी मैट्रिक्स में इंफॉर्मेशन चाहिए वो टेबल से मिल रही है। जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए टेबल से मिल रही है। इन दोनों का डिसीजन तो सेम आ रहा था, अगर डिफरेंट आज फिर कैसे? नहीं आएगा मेरे भाई, मैं यही कह रहा हूँ, कभी नहीं आएगा। 2019 को 20 के साथ कंपेयर कर ले या 19 को 18 के साथ कंपेयर कर लिया करें, नहीं आएगा। मैं, मेरी जिम्मेदारी, जब आएगा तब डिसाइड। नोट 1 और इसके दरमियान में भी नहीं आएगा। अगर फर्ज करे आ भी गया ना, तो उसका मतलब है कि आपकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी ऊंच नीच हो रही है, फैसला आपने इसी की बेस पे करना है, नंबर्स की बेस पे। नंबर्स ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं, ठीक है? वैसे आएगा नहीं, आई कैप इतनी बोंगी नहीं मारेगा, इधर कोई और पॉइंट दे दे, इधर कोई और पॉइंट दे दे, नहीं करता। सीफैप में नहीं करता, यहाँ पे तो फिर क्या लेवल में। अच्छा चले बताए प्रोडक्ट 2, इसका एनालिसिस करें। प्रोडक्ट 2 में बताइए कि मार्केट शेयर कितना है प्रोडक्ट 2 में? 2 डिवाइडेड बाय 69%, लगभग 3%। तो मार्केट शेयर, तो बिगेस्ट कंपेटिटर का कितना है? तो ये तो लो हो गया। और ग्रोथ रेट कितना है? वो भी लो है। देखे चाहे आगे के साथ कर ले चाहे पीछे के साथ कर ले, सेम आएगा आंसर। नहीं होगा, नहीं। जो इंफॉर्मेशन अभी तक आई नहीं, वो नहीं। उनका क्वेश्चन ये है कि सर अगर वो
प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा शो करवा दे, लेकिन कहीं ये किसी वन ऑफ इवेंट की वजह से है, ठीक है, वो इस तरह की एडवांस कम्प्लेक्सिटीज केस स्टडी के अंदर ऐड नहीं करेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वरना अगर फर्ज करें कि वो कह देता है तो फिर जाहिर है आपने अगर फ्यूचर में आपको लग रहा है कि ग्रोथ रेट हाई होगा, चाहे 1 साल के लिए हो, तो फायदा तो उठाएंगे ना उससे, तो स्ट्रेटजी तो हम अपनी चेंज करेंगे। फायदा 1 साल का भी हो तो हमने तो एडवर्टीजमेंट वगैरह के जरिए, स्ट्रेटजी के जरिए से उससे बेनिफिट लेना। चलिए, तो ये कौन सी प्रोडक्ट हुई जिसमें ग्रोथ मार्केट शेयर भी लो है, ग्रोथ रेट कौन सी? डॉग। स्ट्रेटजी बता देंगे, टिपिकल स्ट्रेटजी बताएंगे कि एक्सटेंडेड एक्स्ट्रा स्ट्रेटजी? एक्स्ट्रा भी। इसमें पर क्या कहता है, ये क्या था, consistently selling same market for quite some. Product 3 was introduced in 17 and is still considered new in the market. लेकिन डिसीजन तो हमने जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो हमें उसी बेसिस क्या है, ग्रोथ रेट क्या हुआ, हाई है 40। अच्छा, अब इसको देख लें, पिछले के साथ भी कंपेयर करके देख लें, सेम रिजल्ट। और मार्केट शेयर कितना हमारा 11% और बिगेस्ट कंपेटिटर कितना है 37%। तो मार्केट शेयर क्या हो गया, डिसीजन क्या हुआ, मार्केट शेयर लो, ग्रोथ रेट हाई, क्वेश्चन मार्क। स्ट्रेटजी टिपिकल बताएंगे कि एक्स्ट्रा भी, एक्सटेंडेड वाली भी बताएंगे। क्लियर? चलिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसको फिर हम नेक्स्ट पे रखते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। हाँ, एक मिनट समझ लें। चलिए, इसको भी डिस्कस थोड़ा सा टाइम लगा के, जो मेन पॉइंट इनका भाई का है उसको डिस्कस कर लेते हैं। कौन से वाला? लार्ज नंबर ऑफ, इसमें उसने बताया था कि वो होटल जो है वो अपनी सप्लाई जो लेता है ना होटल के अंदर, वो क्या टॉवल्स वगैरह, साबुन वगैरह, कुछ क्रॉकरी वगैरह बाई कर रहे होंगे, इस तरह की चीजें, उसके लिए उस रीजन में, नॉर्दर्न रीजन के अंदर बहुत से सप्लायर्स मौजूद हैं। तो जब सप्लायर्स की तादाद ज्यादा है, ये बोला ना उसने, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर क्या होगी, कम हो जाएगी। हाँ जी, थ्रेट क्या होगा फिर, लो होगा। ठीक है जी। अच्छा, और अगर यही उसने कहा था कि कस्टमर जो है, जो पीक सीजन होता है ना गर्मियों वाला, उसमें बेतहाशा कस्टमर होते हैं, होटल बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब सर्दियां आती हैं तो तब होटल वाले ढूंढ रहे होते हैं कस्टमर को। तो बताइए इसमें बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर क्या है? हाँ, जब पीक सीजन होगा तब बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर लो, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर लो होगी जब पीक होगा, और जब ऑफ सीजन होगा हाई होगी बार्गेनिंग पावर। ठीक है जी। अच्छा, अगर मुझे बताएं, इसके अंदर हमने 5 हेडिंग बनानी है, 5 फोर्सेस है ना, हर फोर्स के अंदर एक ही फैक्टर आएगा कि एक से ज्यादा फैक्टर आ सकते हैं? सवाल सिंपल, एक अगर सही जवाब बता दिया तो फिर इसका मतलब ग्रिप आ गया आपके। फर्ज करें 3 फैक्टर्स हैं, 2 कह रहे हैं थ्रेट लो है, 1 कह रहा है हाई है, आपका ओवरऑल डिसीजन क्या होगा? लो होगा, ये भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि, लेकिन बेहतर है कि मॉडरेट कर लें, मॉडरेट। वरना अगर आप ये कहें क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो फैक्टर्स हैं वो लो है, तो थ्रेट लो, वो भी एक्सेप्टेबल, वो भी एक्सेप्टेबल। असल में ज्यादा मार्क्स आपके ओवरऑल कंक्लूजन के नहीं होते कि इस फोर्स के अंदर ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, मार्क्स किस चीज के होते हैं बोला? हाँ, आपने इंडिविजुअल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है कि नहीं, और सही एक्सप्लेन किया है कि नहीं कि फोर्स आई। कंक्लूजन ना भी लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर्स वाइज कंक्लूजन ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई कैप पहले नहीं लिखता था, अब उसने कुछ लिखना शुरू किया है, लेकिन अगर एक आधी लाइन में लिख भी देना कि ओवरऑल फोर्स इज लो बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ फैक्टर्स आर लो, तो वो भी करेक्ट है, या मॉडरेट लिख दे। ठीक है, आपकी जजमेंट है, उस पर परेशान नहीं होना आपने कि आपने अगर मॉडरेट लिखा उसने लो लिख दिया तो फर्क है, या आपने लो लिख दिया उसने सोल्यूशन में मॉडरेट लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। किसको? स्ट्रेंथ को और थ्रेट को। असल में जो स्ट्रेंथ है ना वो फोर्स की है, और फोर्स चूंकि नेगेटिव है तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज इक्वल टू थ्रेट। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ यानी फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि बाज़ औक़ात अल्फाज इस तरीके से होते हैं। ठीक है, कि बताओ स्ट्रेंथ हाई है कि लो है, तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स जब हाई होगी तो इसका मतलब क्या है, थ्रेट हाई होगा, क्योंकि फोर्सेस सारी नेगेटिव है।
बिल्कुल ठीक आपने बोला, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। पर आपने भी बोला स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स हाई, तो स्ट्रेंथ हाई, अगर जैसे सप्लायर ज्यादा है लेकिन आपने जब भी सोचना है ना, वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर कब हाई होगी, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर कब लो, इसी यानी जिस तरीके से हम सोचते रहे ना, उसी तरह थिंकिंग प्रोसेस रहेगा हमारा। एक अगर सप्लायर ज्यादा है तो थ्रेट हाई होगा और प्रॉफिट लो होगा। आपने कहा कि थ्रेट लो होगा, तो थ्रेट लो होने का मतलब है कि प्रॉफिट रुक के, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से। सप्लायर्स की तादाद ज्यादा होगी तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर क्या होगी, लो होगी, बस इतना लिखना है। आगे प्रॉफिट को ना उसमें डालें, ठीक है, वो अल्टीमेटली एंड पे जाहिर है करना, प्रॉफिट को डिस्कस करना लाजमी नहीं है, सिर्फ आपने फोर्स को डिस्कस करना है, फोर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। वो तो समझाने के लिए था ना कि फोर्सेस जितनी वीक होंगी हमारा प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होंगी प्रॉफिट उतना, वो तो जनरल पॉइंट है, हर एक के साथ नहीं लिखना, वो रिक्वायर नहीं करता, सोल्यूशन का हिस्सा नहीं होता ये। आपने सिर्फ फैक्टर क्या करना है, दो काम करने हैं सिर्फ 5 फोर्स एनालिसिस में। नंबर 1 रेलिवेंट फैक्टर आइडेंटिफाई करना है, ये ना हो कि वो फैक्टर हो बायर का तो आप उसमें डाल दे उसको सप्लायर्स के अंदर, ऐसे नहीं करना। रेलिवेंट फैक्टर आइडेंटिफाई करना है और इंक्रीज क्या डिक्रीज ये बताना है बस, और कुछ नहीं, प्रॉफिट के ऊपर डिस्कशन नहीं करनी। डन जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।